आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का डेप्रिसिएशन चैप्टर। ठीक है, डेप्रिसिएशन एक काफ़ी सिंपल सा टॉपिक है। कुछ लोग को दिक्कत होती है लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, समझने में काफ़ी इजी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेप्रिसिएशन का डेफिनेशन। सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। इस वीडियो में हम केवल बेसिक्स बात करेंगे। जो अगला वीडियो या अगला लेक्चर आएगा उसमें हम आगे की चीज़ें करेंगे। अभी पूरा हम बेसिक्स बस देखेंगे क्या क्या होता है इस चैप्टर का। तो डेप्रिसिएशन का डेफिनेशन है, आप अपनी बुक में देखिएगा। डेप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू इट्स वियर एंड टियर और विथ इफ्लक्स ऑफ टाइम और ड्यू टू ऑब्सोलेंस ऑफ और एक्सीडेंट। तो बोलने का मतलब ये है कि जो डेप्रिसिएशन होता है ना, उसका मतलब ये होता है कि ये जो हमारा एसेट है उसकी वैल्यू में रिडक्शन है। मतलब हमारा जो एसेट है उसकी वैल्यू घट रही है। किन किन कारणों से घटेगी? या तो वियर एंड टियर, थोड़ा बहुत टूट फूट हो जाना, उसके कारण हमारे जो एसेट है उसकी वैल्यू घट जाएगी। दूसरा रीज़न क्या हो सकता है? टाइम, इफ्लक्स ऑफ टाइम। इसका मतलब कि हमारी जो एसेट है वो काफ़ी पुराना हो गया, मेंटेन तो है लेकिन समय अगर ज़्यादा हो गया, मान लो 10 साल पुरानी है, तब भी तो उसका प्राइस डिक्रीज़ हो जाएगा। एक और इसमें दिया है, उसका मतलब होता है ऑब्सोलेंसिस। इसका मतलब ये होता है कि मतलब हमारा जो प्रोडक्ट है वो आउटडेटेड हो गया, मतलब पुराना हो गया है। मतलब कि जैसे हमारे पास फ़ोन है, ठीक है, मान लो हमने एक फ़ोन लिया जिसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर कुछ भी फीचर ईचर नहीं दिया हुआ है। हमने अभी अभी लिया 12,000 का, मान लो। एक हफ्ते बाद एक नया फ़ोन आ जाता है एकदम अच्छे फीचर्स वाला, उसमें फिंगरप्रिंट भी है, उसका कैमरा भी ज़्यादा बेटर है, उसका प्रोसेसर भी ज़्यादा अच्छा है। तो एक तरह से उसके कंपैरिजन में हमारा प्रोडक्ट आउटडेटेड हो गया। अब तुम उसको जाके बेचोगे तो उसका प्राइस आपको कम मिलेगा, है ना। तो एक तरह से आउटडेटेड होना। और तीसरी चीज़ एक्सीडेंट, या तो कोई एक्सीडेंट हो गया हो आपके सामान का, ठीक है, पूरा ख़राब हो गया हो, तो वो एक चौथा कारण है। जो जो मैंने तीन चार यहाँ पे आपको रीज़न बताए, आपको ये सब, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है। ये आपका डेली लाइफ से रिलेटेड है कि हर बार इन्हीं इन्हीं कारणों से लगभग प्राइस में डिक्रीज़ होता है आपके सामान के। ठीक है, तो ये सिंपल सा डेफिनेशन था या मीनिंग था, आप बोल सकते हो, डेप्रिसिएशन का। इसमें एक चीज़ और याद रखने वाली है आपको। पहली एक चीज़ क्या याद रखने वाली है कि जो भी हमारा डेप्रिसिएशन होता है, ठीक है, डेप्रिसिएशन हमेशा एक एक्सपेंस होता है हमारे लिए, मतलब हमारी कंपनी के लिए, हमारे लिए, जो भी बोलो, ये एक एक्सपेंस होता है, ये याद रखना हमेशा। दूसरी चीज़, डेप्रिसिएशन करने से हमको क्या पता चलता है कि हमारा जो मशीन है उसकी करंट क्या वैल्यू है। आज के समय हमने मान लो आज हमने 10 लाख की एक कार खरीदी है, ठीक है, 10 लाख की कार खरीदी है। उसको मैं 10 साल के बाद, 10 साल बीत गया, मेरे को पता ही नहीं है कि इसका क्या वैल्यू होगी ओरिजिनल। हम लोग क्या करते हैं जनरली, 10 लाख की कार खरीदते हैं, जब बेचना होता है तो जो भी वैल्यू मिलती है बेच देते हैं। हम अपने मन से वैल्यू रखते हैं कि ये वैल्यू है, इसमें ले जाओ, या फिर वो बोलता है ऐसे बार्गेन करके। तो देखा जाए, हम अगर हमको पूछेगा कोई कि आपने 10 साल के बाद, मान लो हम बोले इसको 5 लाख में ले जाओ, तो सामने वाला क्यों बोल दिया अगर कि 5 लाख में ही क्यों, मतलब रीज़न मांग लिया, तो उसका कोई रीज़न नहीं होता है। ठीक है, तो लेकिन अगर हम डेप्रिसिएशन का अकाउंट मेंटेन करते हैं, डेप्रिसिएशन का अकाउंट मेंटेन करने से हमको पता चल जाएगा कि पहले साल के बाद हमारी क्या वैल्यू है एसेट की, दूसरे साल के बाद क्या है, वैसे ही 10 साल के बाद जो होगी, 10 साल के बाद वो सब हमको पता चल जाएगा कि अभी हमारी क्या वैल्यू है। तो ये एक बेनिफिट होता है हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने का। तो मेरे ख्याल से आपको बेनिफिट तो समझ में आ ही गया होगा कि जो भी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन या आपकी जो भी फिक्स्ड एसेट का जो भी करंट वैल्यू, फेयर वैल्यू है, वो आपको पता चल जाता है। चलिए ठीक है। उसके बाद एक चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट नोट करने वाली ये है कि जितने भी फिक्स्ड एसेट होते हैं, ध्यान से सुनना, सुनने की बात है, जितने भी फिक्स्ड एसेट होते हैं उन सब में डेप्रिसिएशन चार्ज होगा।
ठीक है, दुनिया में जितने भी आ गए, बिल्डिंग मशीनरी, कार, बाइक, सब जितने भी आपके फिक्स्ड एसेट होते हैं, सब में आपका डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। लेकिन आपकी जो लैंड होती है ना, ज़मीन जो आपकी होती है, आपकी जो लैंड होती है, बस इसमें आपका डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। उसका रीज़न क्यों? क्योंकि जो लैंड होती है ना, उसका जो जो क्या बोलते हैं उसको, लाइफ होती है ना एक तरह से। जैसे आपकी कार हो गई, कार की लाइफ कितनी होती है? 15 से 20 साल, उससे ज़्यादा नहीं होती है ना। अगर आपकी बिल्डिंग है तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल होगी, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल, उससे ज़्यादा तो नहीं चलेगी ना। तो आप बोल सकते हो हर एसेट की एक लाइफ है। लेकिन जो हमारा लैंड होता है ना, लैंड की जो लाइफ होती है वो इनफाइनाइट होती है। क्लियर सी बात है, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लैंड की जो लाइफ होती है वो इनफाइनाइट होती है। इसी कारण लैंड पे कभी भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है, एक तरह से आप बोल सकते हो। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं? तो पहला जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है, डेप्रिसिएशन इज़ अ फॉल इन द बुक वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। इसका मतलब क्या है कि डेप्रिसिएशन क्या है? जो हमारी बुक वैल्यू है, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट की जो बुक वैल्यू है, उसकी वैल्यू में गिरावट, फॉल जो होता है, उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है, बुक वैल्यू क्या, 10 लाख की कार खरीदी तो कार की बुक वैल्यू क्या है? 10 लाख। ठीक है, कार की बुक वैल्यू क्या हो गई? 10 लाख कार की बुक वैल्यू हो गई। तो इसकी ये जो बुक वैल्यू है, इसमें जो भी फॉल आएगा, जो भी गिरावट आएगी, उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। और इसमें भी एक्सेप्ट फ्री होल्ड लैंड, वही ज़मीन जो होती है, ज़मीन उसका, वही मैंने अभी बताया कि लाइफ जो रहता है, यूज़फुल लाइफ, वो इनफाइनाइट रहता है, इसीलिए इसमें डेप्रिसिएशन नहीं होगा। ठीक है, अगला सेकंड पॉइंट हमारा है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग कॉस्ट ऑफ एसेट ओवर इट्स एक्सपेक्टेड यूज़फुल लाइफ। आप बोल सकते हो कि ये एक तरह का प्रोसेस है ना, कि हमारी जो यूज़फुल लाइफ होगी, जो भी हमारा जो एसेट है उसकी जो भी लाइफ होगी, उसके बाद उसकी जो क्या कॉस्ट रहेगी वो बताते हैं। जैसे फिर वो एग्जांपल लेते हैं, हम एक कार लिए, ठीक है, उसकी 1 साल के बाद क्या कीमत होगी हमको पता चल जाएगा। डेप्रिसिएशन से हम 1 साल के बाद उस एसेट की या उस कार की जो भी कीमत होगी उसको एलोकेट कर दिए। वैसे ही हम डेप्रिसिएशन की मदद से 10 साल बाद इस कार की क्या वैल्यू होगी, ठीक है, 10 साल बाद इस कार की क्या वैल्यू होनी चाहिए, उसको हम एलोकेट कर सकते हैं। तो वही है कि एक्सपेक्टेड यूज़फुल लाइफ के हिसाब से हम उसकी वैल्यू उसको एलोकेट कर सकते हैं कि ये उसकी वैल्यू है। ठीक है, अगर उस वैल्यू से ज़्यादा में बेचे तो प्रॉफिट, उससे कम में बेचे तो लॉस। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, फॉल इन द बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट इज़ परमानेंट। जो हमारा बुक वैल्यू, एसेट की बुक वैल्यू में जो गिरावट आती है वो परमानेंट होती है, गिर गया मतलब वो बढ़ेगा नहीं। ग्रेजुअल होती है, मतलब हमेशा वाली। और कंटिन्यूइंग नेचर, मतलब कि लगातार होती है, मतलब इस साल हुई तो अगले साल भी होगी, ऐसा नहीं कि अगले साल नहीं होगी। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट का मतलब सिंपल सा ये है। फोर्थ में आते हैं, इट इज़ अ फॉल इन द बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट आइदर ड्यू टू यूज़ और विद द इफ्लेक्स ऑफ टाइम। ठीक है, एसेट की बुक वैल्यू में जो डिक्रीज होती है, या तो वो यूज़ के कारण हो सकती है, आपने यूज़ किया उसके कारण उसकी वैल्यू कम हो गई। ठीक है, या फिर इफ्लक्स ऑफ टाइम का मतलब मैंने बताया कि टाइम बीत जाना, एक तरह से मतलब पुरानी हो जाना, सामान को पुराना हो गया मतलब अब उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। फिफ्थ पॉइंट, इट ऑकर्स ग्रेजुअली अनलेस इट बिकम्स ऑब्सोलेट ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, दूसरे पॉइंट है, ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, या तो वो आपका जो भी एसेट है वो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के हिसाब से ऑब्सोलेट हो गया, मतलब आउटडेटेड हो गया, उससे ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजीज मार्केट में आ गई है, तो उस केस में फिर वैल्यू डिक्रीज हो सकती है। मेरे ख्याल से समझना ईजी है, इसलिए इसको हम स्पीड में कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन इज़ एन एक्सपेंस विच डज नॉट इन्वॉल्व कैश। आप ध्यान से अगर सोचो तो डेप्रिसिएशन एक तरह से आपका एक्सपेंस है, हर साल आपका वैल्यू जो हो रही है एसेट की वो घटती जा रही है, तो एक तरह से ये हमारा क्या बोल सकते हैं, एक्सपेंस तो है,
लेकिन इस एक्सपेंस में हमारा कैश इन्वॉल्व नहीं हो रहा। ठीक है, जैसे आपका मान लो हो गया कि आप कुछ भी एक्सपेंस करते हैं तो वहाँ पे आपको कैश देना पड़ता है, लेकिन ये इस टाइप का एक्सपेंस है जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है। सिक्स्थ पॉइंट ये बोल रहा है। सेवन्थ पॉइंट क्या बोल रहा है? डेप्रिसिएशन इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस। आपका जो डेप्रिसिएशन होता है वो एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, एंड देयर फोर इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेप्रिसिएशन आपका एक एक्सपेंस होता है लेकिन एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन आपका अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसीलिए जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आगे चल के 11th में ही बनाएंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाता है। क्लियर है? अब आपको पता ही नहीं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, तो अभी इस चीज़ को बस ये याद रखना कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड आता है, बस इतना ही याद रखो। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अभी आपको पता नहीं है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है थोड़ा सा ही समझा दिया है। प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है? वेदर द बिजनेस अर्न्स प्रॉफिट और इनक्योर लॉस। उसमें हमको पता चल जाता है कि हमारा जो बिजनेस है उसने प्रॉफिट कमाया कि लॉस कमाया, बस लॉस हुआ है कि प्रॉफिट कमाया, बस इतना ही उसमें होता है और वो आगे आएगा। अब हम देखेंगे कॉज और रीजंस ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितने कार्ड्स होते हैं ये मैं आपको 2 बार ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये तीसरी बार है, लेकिन आपके बुक में एक टॉपिक बना है इसलिए बता दे रहा हूँ। पहला, यूज़ ऑफ एसेट। एसेट को यूज़ कर दोगे तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, दूसरा रीज़न हमारा होगा ए फ्लक्स ऑफ टाइम। मैं आपको सब समझा चुका हूँ इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। तीसरा रीज़न हो सकता है ये, एक सेकंड, ये सी होगा। ठीक है, इसका रीज़न भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जब आपका जो जो भी एसेट है वो आउटडेटेड हो जाता है, इसका मीनिंग सिंपल सा यही है, लेकिन मैं आपको 2 बार ऑलरेडी बता चुका हूँ इसलिए अभी मैं रिपीट नहीं कर रहा। एक्सीडेंट अगर हो जाता है आपके सामान का, ठीक है, तो कुछ ये इसी टाइप के रीज़न है, इस टाइप के रीज़न, इनके कारण आपका डेप्रिसिएशन होता है, ये कारण है डेप्रिसिएशन होने के। ठीक है, सिंपल सा ही टॉपिक था बहुत। फिर आपके बुक में है नीड फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को प्रोवाइड करने की क्या ज़रूरत है, ये सब आपके दिए हुए हैं, 4-5 पॉइंट है। आप इतने बड़े हो गए हो कि आप उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, तो 1-2 पॉइंट है, जैसे कि हमारी जो प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है कि हमने जब उसको, जो हमने मशीन ख़रीदी थी उसको जब हम बेचेंगे बाद में, जब भी यूज़ करने के बाद उसको बेचेंगे, तो मान लो हमारी मशीन थी 1 लाख रुपए की, हमारी मशीन थी मान लो। ठीक है, हमने उसको 5 साल बाद बेचा, 5 साल बाद हमने उसको 50,000 में मान लो बेच दिया। ठीक है, अब तो बेच दिया, चलो ठीक है, लेकिन अगर हम डेप्रिसिएशन का अकाउंट मेंटेन रखे हैं, ठीक है, अगर हम डेप्रिसिएशन का अकाउंट रखे हैं तो हमारे अकाउंट के हिसाब से इस मशीन की वैल्यू मान लो 60,000 आ रही थी। ठीक है, तो हमारे डेप्रिसिएशन अकाउंट के हिसाब से इस मशीन की वैल्यू 5 साल बाद 60,000 है, लेकिन हमने बेचा कितने में उसको? 50,000 में, तो हमने यहाँ पे 10,000 का लॉस किया है। ठीक है, अगर मान लो हमारा डेप्रिसिएशन के अकाउंट में इसकी वैल्यू 40,000 आती और हमने इसको 50,000 में बेचा हुआ है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? 10,000 रुपये का प्रॉफिट कमा रहे हैं। सिंपल सी बात आप समझ गए होंगे, है ना? इसके लिए ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये ऐसी चीज़ें आती भी नहीं है। अकाउंट्स पूछता है सिंपल, ये सब नहीं पूछता है, ये सब ये थ्योरी सब्जेक्ट नहीं है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो ये हो गया। दूसरा, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है वो शो करता है। सीधी सी बात है, आपकी जो मशीन है उसकी करेक्ट वैल्यू शो करना। 3 या 4 पॉइंट है, आप इजीली पढ़ सकते हो और एग्ज़ाम में ये सब नहीं पूछा जाता है ना? अब आता है फैक्टर और बेसिस ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने के लिए क्या क्या फैक्टर या उसका किस बेसिस पे हम
डेप्रिसिएशन देते हो पढ़ेंगे, डेप्रिसिएशन मैंने बस डेप लिखा है, आगे डॉट लगा दिया, ठीक है। इसको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। पहला पहला फैक्टर आपका जो मशीन का कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ एसेट, सॉरी हाँ मशीन भी एक एसेट है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आती है ना। आपका जो भी एसेट है, ठीक है, उसका जो कॉस्ट होगा, पहली बात उसके बेसिस पे होगा, मतलब तीन चार चीज़ों की मदद से बनता है, अभी मैं समझाऊंगा सब। एक चीज़ आप ध्यान रखना जो कि जनरली आपको कोई बताएगा नहीं, है ना, मैं बता रहा हूँ क्या, कि आपका जो सॉरी कॉस्ट ना, आपका जो कॉस्ट रहता है, आपका जो कॉस्ट होता है उसमें क्या क्या चीज़ें आती है। पहला तो परचेज प्राइस आता है, जितने में आपने ख़रीदा है। जिन्होंने जनरल एंट्री ध्यान से पढ़ी है उनको ही बस पता होगा, जिन्होंने जनरल एंट्री को नहीं किया ढंग से वो लोग ये चीज़ नहीं जानेंगे। तो आपका कॉस्ट ऑफ एसेट क्या आ जाएगा, पहली बात जितने में आपने उसको परचेज़ किया, प्लस आपका लाने ले जाने का खर्चा, ठीक है, जो आपको ट्रांसपोर्टिंग में उसका जो खर्चा लगा है, प्लस अदर कॉस्ट, अदर मतलब बाकी जो भी एक्सपेंस आए हैं वो, प्लस इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन में भी जो खर्चा आया वो, ये सब देखो आप जब प्लस करोगे ना, तब जो आपका आएगा पूरा, आपने ख़रीदने का प्राइस जोड़ा, उसका ट्रांसपोर्टिंग का प्राइस कॉस्ट जोड़ी, उसके अदर जो भी खर्चे होंगे, बहुत सारी चीज़ों के अलग अलग होते हैं, वो खर्चा जोड़ा, फिर आपने उसका इंस्टॉलेशन को, उसको जुड़वाने का खर्चा जोड़ा, तब जाके आपकी कॉस्ट ऑफ एसेट बनती है। तो ये केवल उन्हीं लोग को पता होगा जिन लोगों ने जनरल एंट्री को ध्यान से पढ़ा है, ठीक है। तो ये आपका कॉस्ट ऑफ एसेट बनता है, इतना चीज़ें प्लस होने के बाद। एक और चीज़ से भी इसको आप याद रख सकते हैं, काफ़ी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपकी जनरल एंट्री में हेल्प करेगा। जो आपकी बार बार मैं ये लिखते, जो भी आपकी कॉस्ट होती है ना, उसमें आपका परचेज प्राइस होता है, परचेज प्राइस, साथ ही साथ ऐसी कोई भी चीज़ें, ऐसी ऐसी सारी चीज़ें आ जाएंगी जो कि उसको यूज़ में लेने के लिए पहले लग, मतलब कि जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आपने एक एसी परचेज़ किया, मैं गया दुकान, मैंने एक बढ़िया सा एसी ख़रीद लिया, तो क्या मैंने जाके एसी परचेज़ किया दुकान में, मैंने पेमेंट कर दी, तो क्या अब मेरा यहाँ पे ये जो रूम है ना, यहाँ पे मेरे को ठंडी हवा मिलेगी? तो नहीं मिलेगी। पहले हमको ये जो परचेज़ किया पैसे से दे दिया, पहले इसको हमको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ, क्या ट्रांसपोर्ट करके, सॉरी ट्रांसपोर्ट करके मेरे को अपने रूम तक लाना पड़ेगा इसको। चलो मैं ट्रांसपोर्ट करा, मतलब एक ऑटो या ट्रक वक में रखा, वो ला के मेरे यहाँ पे रूम में रख दिया ऐसे बॉक्स को, मैंने बॉक्स ट्रांसपोर्ट के थ्रू आया, मैंने बॉक्स को रख दिया, तो अब क्या मेरे को एसी की हवा मिल जाएगी? तो नहीं मिलेगी। अब मेरे को इंस्टॉल कराना पड़ेगा, ये जो हमारा आया है बॉक्स, ये इसको मेरे को यहाँ वॉल पे लगाना पड़ेगा, इसका कंप्रेसर लगाना पड़ेगा, इस पे पाइप जुड़ते हैं वो लगाना पड़ेगा। तो अब मेरे को इंस्टॉलेशन का खर्चा आएगा, ठीक है, इंस्टॉलेशन का भी खर्चा आ गया। तो अब मैंने इंस्टॉल करवा लिया, अब इसके बाद कोई खर्चा नहीं है। जैसे ही हमने सारी चीज़ें इंस्टॉल करवा ली, पाइप लग गया, कंप्रेसर लग गया, एसी वेंट लग गया, सब हो गया, अब मेरे को एसी से ठंडी हवा मिलेगी। तो मतलब इसके ये हम बोल सकते हैं कि रेडी टू यूज़, ध्यान रखना, हमारा एसेट जब तक रेडी टू यूज़ नहीं होता ना, रेडी टू यूज़ होने के पहले के जितने भी एक्सपेंस होंगे वो सब कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं, ठीक है। परचेज प्राइस के आगे ऐड होते जाएंगे, रेडी टू यूज़ होने के पहले वाले। रेडी टू यूज़ हो गया मतलब अब हमको हवा मिल रही है, अब वो दूसरे दिन ख़राब हो गया, ठीक है, मान लो गारंटी वारंटी में नहीं है, कुछ और रीज़न से ख़राब हो गया, अब उसको हमने जो रिपेयर करवाया ना, अब हमने उसको रिपेयर कराया, उसका जो खर्चा आएगा वो कॉस्ट प्राइस में ऐड नहीं होगा। क्लियर बात? मेरे ख्याल से अब समझ तो गए होगे। उसकी कॉस्ट में रिपेयरिंग का पैसा नहीं जुड़ेगा, क्योंकि ये रेडी टू यूज़ के बाद का एक्सपेंस है। रेडी टू यूज़ के पहले का एक्सपेंस जो होता है वो सब कॉस्ट में ऐड हो जाता है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमने 30,000 का मान लो एसी खरीदा,
500 रुपये ट्रांसपोर्ट का दिया, 5,000 कर दिया, 50,000 कर दिया, ठीक है। 500 रुपये हमने ट्रांसपोर्ट का दिया और इंस्टॉलेशन का मान लेते हमने 2,000 रुपये दिया। तो अब हमारी मशीन का कॉस्ट जो कि हमारा एसी था उसका कॉस्ट है 32,500। ये हमारा कॉस्ट है उस मशीन का। मेरे ख्याल से आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। जनरली ये जो परचेज प्राइस होता है इसमें टैक्स वैक्स ऐड होता है, लेकिन हो सकता है आपके क्वेश्चंस में ना करे, बोल देगा कि ये 10,000 का सामान है, इसमें 10% हमारा वो लग जाएगा, मान लो जीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी, दुनिया भर के ये सारे टैक्स लग गए, ये लग गया, वो लग गया, तो वो सब आपको इसमें ऐड करना है। मेरे ख्याल से इतना समझ गए होगे, काफ़ी ज़्यादा हमने इस चीज़ पे टाइम दे दिया है। तो पहली चीज़ हमारी क्या थी? कॉस्ट ऑफ एसेट। ये आप समझ ही गए हो क्या होता है, जितने में आपने ख़रीदा और उसमें क्या क्या जुड़ेगा वो भी याद रखना। उसके बाद आता है एस्टीमेटेड रेसिडुअल वैल्यू, इसको हम क्या बोल सकते हैं? और स्क्रैप वैल्यू। इसका बहुत सिंपल सा मीनिंग है कि मान लो कार है, मान लो उसकी लाइफ स्पेन होता है केवल 15 साल का, मतलब कि 15 साल हो गए गाड़ी को, तो अब उसको कोई नहीं लेने वाला, वो सिर्फ रद्दी में जाएगा, मतलब कबाड़ वाले के पास, ठीक है, उसका लोहा बेच देते हैं ना जो। तो अगर आप देखो, मैंने एक कार ली, उसका एस्टिमेटेड लाइफ है 15 साल, 15 साल बाद उसको कोई नहीं खरीदेगा, केवल कबाड़ वाला खरीदेगा। तो चलो मैं ले लिया गाड़ी, उसको 15 साल मैंने चलाया और फिर अब उसको मैं स्क्रैप वाले के पास ले गया हूँ, तो मेरी जो 10 लाख की गाड़ी थी उसका मेरे को मान लेते 60,000 बस मिला। तो ये जो मिली है ना मेरे को, ये इसी को हम क्या बोलेंगे? स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप करने के बाद जो वैल्यू मिली है, और याद रखना स्क्रैप वैल्यू जनरली यूज़ ना करके हम रेसिडुअल वैल्यू बोलते हैं। तो ये वर्ड बस याद रखना, ठीक है, आपका अकाउंट्स में काम आएगा, रेसिडुअल वैल्यू। तो रेसिडुअल वैल्यू आप समझ गए कि लाइफ स्पैन उसका जो होता है, लाइफ एक होती है यूज़फुल लाइफ, वो ख़त्म होने के बाद जो कबाड़ पे वो बिकती है, कबाड़ मत बोलना, ठीक है, वो उसकी जो भी लाइफ रहती है, वो एंड होने के बाद जो भी उसका प्राइस हमको मिलता है वो ये होता है उसका रेसिडुअल वैल्यू, है ना। क्लियर। तीसरी चीज़ आपका एक और चीज़ होती है लाइफ स्पैन, ठीक है। लाइफ स्पैन मतलब कि जो भी आपने एसेट लिया है उसकी लाइफ कितनी है, 10 साल की, 15 की, 20, जो भी लाइफ स्पैन होगी अंदाजन एक। तो ये तीन चीज़ें जो होती हैं इनके बेसिस पे क्या क्या चीज़ें? कॉस्ट ऑफ एसेट, जितने में ख़रीदा, रेसिडुअल वैल्यू, जितने वो आखिर में बिकेगा अगर हम उसको पूरा लाइफ यूज़ कर लेते हैं, और तीसरी चीज़ कि उसका लाइफ स्पेन क्या है, मतलब कितने साल चलेगी अगर हम उसको लगातार चलाते रहें, लगातार मतलब बिना बेचे उसको यूज़ करते रहें, तो वो कितने साल चलेगी, है ना। हर एसेट का कोई ना कोई लाइफ स्पेन होता है, एक्सेप्ट लैंड, फ्री होल्ड लैंड, ये आपको याद होगा, ठीक है। लैंड का लाइफ स्पेन नहीं होता है, इनफाइनाइट होता है मतलब, ठीक है। ये तीन चीज़ों की मदद से आपको पता चलेगा कि कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। आगे सब आएगा धीरे धीरे, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना कि ये चीज़ समझ नहीं आ रही, वो नहीं आ रहा, एक एक चीज़ करके सब समझ में आएगा। तो इन तीन चीज़ों के बेसिस पे आप निकालोगे कि कितना डेप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए, ठीक है। अब देखो मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन, ठीक है। डेप्रिसिएशन चार्ज करने के कितने मेथड होते हैं अभी हम नहीं देख रहे, लेकिन डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड कैसे कैसे किया जाता है, रिकॉर्ड मतलब अकाउंटिंग कैसे की जाती है उसकी, ठीक है। तो दो मेथड है इसका। पहला मेथड है हमारा, जब हमारा डेप्रिसिएशन जो होगा, जब हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज होगा एसेट से, चार्ज इन एसेट, मतलब कि अभी सब समझाऊंगा। मतलब कि आपका जो अकाउंट्स, अभी मैंने आपको सिखाया नहीं अकाउंट्स बनाना, लेकिन देखते जाओ।
कुछ इस तरह का बनेगा आपका अकाउंट। अभी मैं इसे रफ में बना रहा हूँ, ठीक है। मान लो आपकी जो मशीन है, मशीन एक एग्जाम्पल, एसेट में हम क्या ले लेते हैं, मशीन ले लेते हैं। आपकी मशीन की वैल्यू है 1 लाख रुपए। 1 लाख की मशीन है, हमने इसमें डेप्रिसिएशन लगा दिया मान लो, ठीक है। हमने इसमें 10,000 का डेप्रिसिएशन लगना था, लगा दिया। तो अब इसकी कॉस्ट क्या हो गई है बताओ। अब इसकी कॉस्ट क्या हो गई मशीन की, 90,000 हो गई है। अगर मैं अकाउंट्स ना भी बनाऊं, अगर मैं ध्यान से देखो अकाउंट्स ना भी बनाऊं, तो 1 लाख की मशीन, ठीक है। मैंने बोला कि हमारी मशीन हमने 1 लाख में परचेज करी है। 1 साल बाद इसमें कुछ अमाउंट डेप्रिसिएशन का लगेगा, चार्ज होगा। वो मान लेते हैं हम 10,000 रुपये इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है। तो चलो साल के ख़त्म होने से इसकी वैल्यू 10,000 से घट गई। तो अब नेक्स्ट ईयर में इसकी वैल्यू क्या रह जाएगी, 90,000 हो जाएगी। नेक्स्ट ईयर इस मशीन की कॉस्ट जो हो, मतलब कॉस्ट नहीं सॉरी वैल्यू, इस मशीन की वैल्यू 90,000 हो गई। फिर वही अगले साल फिर 10,000 से कम हो रही है। अभी सब सीखेंगे, डरो मत कि कैसे हो रहा है। अभी आप समझो कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। मान लो अगले साल फिर 10,000 से वैल्यू कम हो गई, तो फिर 10,000 माइनस हो जाएगा, वैल्यू कम हो रही है तो अगले साल के लिए वैल्यू क्या हो गई, 80,000। फिर 10,000 से माइनस हो गया, ठीक है। तो फिर इसमें 10,000 माइनस कर दो, अब हो गई 70,000। तो ऐसे करते करते एक दिन वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये होता है डेप्रिसिएशन, जिसमें एसेट पे चार्ज हो। देखो ध्यान से देखो, ये हमारा एसेट मतलब मशीन हमारा एसेट है। ये हमारे एसेट की वैल्यू एक साल में 1 लाख, दूसरे साल में 90,000, तीसरे साल में 80,000, चौथे साल में 70,000। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि मशीन की वैल्यू लगातार कम होती जा रही है। तो हम यहाँ पे क्या करें, डेप्रिसिएशन को डायरेक्ट एसेट पे चार्ज करें। हमारा एसेट है ये एसेट है, उस पर डायरेक्टली हम डेप्रिसिएशन चार्ज करें। ये हमारा एसेट की वैल्यू ये उसमें डायरेक्टली चार्ज हो रहा है। तो पहले हमको यही पढ़ना है। दूसरा क्या होता है मैं ये भी बता देता हूँ, ठीक है। दूसरा क्या होता है, सेकंड वाला होता है डेप्रिसिएशन इज क्रेडिटेड। अभी सब बताऊंगा मैं, क्रेडिटेड अगला हमारा है कि डेप्रिसिएशन जो होगा ना वो प्रोविजन, मतलब मैं अभी तुम इसको समझोगे नहीं, मैं केवल आपको बता रहा हूँ, ये आएगा बाद में, काफ़ी बाद में इस चैप्टर के। इसका मीनिंग क्या होगा कि हमारा जो मशीन की वैल्यू है ना वो डिक्रीज़ नहीं होगी। हमारी जो अकाउंट्स में मशीन की वैल्यू 1 लाख है वो 1 लाख ही रहेगी। जिस समय बेचने की बारी आएगी, जब भी उसको हम बेचेंगे, सोल्ड करेंगे, सेल करेंगे, उस समय हम क्या करेंगे, देखो हर साल का जो डेप्रिसिएशन लगेगा ना, ध्यान से सुनना। वैसे ये इसको मैं ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं बताऊँ क्योंकि ये बाद में बहुत ज़्यादा डिटेल में आएगा, ठीक है। तो हर साल जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा ना उसको इसको हम एक प्रोविज़न बना के रख देंगे, ठीक है। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन के एक बना देंगे, उसमें हम लिखते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे एक तरह से। और जब भी हमारा बेचने का समय आएगा ना, हमारे ये जो एसेट है, तो जब भी बेचने का समय आएगा इसका हम देखेंगे प्रोविज़न में जाके कि कितना अमाउंट हुआ है। जो भी अमाउंट होगा उस अमाउंट को डायरेक्ट माइनस करेंगे और सीधे करेंट वैल्यू आ जाएगी कि कितना है एसेट की। तो ये जो सेकंड पॉइंट है ये हमको बाद में करना है, तो इसको समझेंगे भी बाद में। पहले हमको ये वाला पढ़ना है, जब हमारा एसेट से डायरेक्टली डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, इसको हमको पहले पढ़ना है, उसको हम बाद में करेंगे। तो पहले आप इसको देखिए, है ना। इसका मीनिंग मैंने आपको बता दिया, जो भी आपकी एसेट की वैल्यू है उसमें लगातार कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ अमाउंट माइनस होते जाएगा, डायरेक्टली एसेट की वैल्यू से लगातार माइनस होते जाएगा। तो इसमें हम 2 जनरल एंट्री पास करते हैं। पहली बात, जिनको जनरल एंट्री नहीं आती है तो वेट करो, जब जनरल एंट्री का वीडियो आएगा उसमें आप समझ लेना अच्छे से। और जो लोग को जनरल एंट्री काफ़ी अच्छे से आती है वो लोग इस जनरल एंट्री को समझ जाओगे। और जनरल एंट्री जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक तरह से आपका अकाउंट्स का बेस है वो, उसको कमज़ोर नहीं होना कभी होने देना, ठीक है। उसको ध्यान से करना। तो एंट्री क्या पास होगी,
डेप्रिसिएशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे टू एसेट अकाउंट। इसका जो लोग पढ़े हो जनरल एंट्री अच्छे से, जनरल एंट्री के दो तरीके होते हैं, एक होता है ट्रेडिशनल रूल, एक होता है मॉडर्न रूल। जो लोग ट्रेडिशनल वाले से पढ़े हो, है ना, मैं मॉडर्न रूल जनरली बताता हूँ क्योंकि मॉडर्न रूल ट्रेडिशनल से काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। तो अगर हम बात करें अभी मॉडर्न की, मैं मॉडर्न से बताता हूँ। तो जो लोग मॉडर्न रूल पढ़े हो ध्यान से देखो, मैंने क्या बताया कि डेप्रिसिएशन जो होता है हमारा, एक क्या है, इनडायरेक्ट क्या है, एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस है हमारा डेप्रिसिएशन। तो इस हिसाब से मॉडर्न रूल के हिसाब से जब भी एक्सपेंस होगा उसको डेबिट करना है। तो ये एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस है, जो भी एक्सपेंस होता है उसको डेबिट करना है, इसलिए हमने डेप्रिसिएशन को डेबिट कर दिया, डीआर डेबिट। क्लियर है। अब एसेट की अगर हम बात करें, एसेट क्रेडिट क्यों हुआ है, ध्यान से देखो, बहुत ही सिंपल है मॉडर्न रूल, है ना। एसेट हमारा इसीलिए हुआ, देखो ध्यान से, जब भी डेप्रिसिएशन चार्ज होगा तो हमारे एसेट की वैल्यू बढ़ेगी कि घटेगी, सोचो। ठीक है, जब भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे हमारे एसेट की वैल्यू घटेगी। तो मॉडर्न रूल के हिसाब से जब भी एसेट की वैल्यू डिक्रीज होगी, जब भी एसेट की वैल्यू डिक्रीज होगी तो हमेशा वो क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो तो डेप्रिसिएशन एक हमारा एक्सपेंस तो हो रहा है इसलिए वो डेबिट, हमारे एसेट की भी तो वैल्यू डिक्रीज हो रही है इसलिए ये क्रेडिट। क्लियर है। जिन लोगों को जनरल एंट्री नहीं आती वो लोग समझ जाना, और बाकी जब जनरल एंट्री का वीडियो आएगा तो उसमें और अच्छे से समझ सकते हो। अगला दूसरी एंट्री, दूसरी एंट्री में क्या करना है, अब आपको डेप्रिसिएशन को ट्रांसफ़र करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये मतलब कि जब भी एसेट पे, डायरेक्टली एसेट पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो पहला क्या होगा, हमारा डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस है इसलिए डेबिट, और हमारा जो एसेट है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है इसलिए क्रेडिट। आप इसको पास कर लेना एंट्री को। दूसरे में क्या है, जो भी हमारे पास डेप्रिसिएशन हुआ है, डेप्रिसिएशन का जो भी अमाउंट आया होगा, पैसा ऐसा नहीं आता लेकिन एक तरह से हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं तो हमने उसको शो किया हमारी बुक्स में। तो इस डेप्रिसिएशन को हम क्या करेंगे, हमारा जो डेप्रिसिएशन है इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे। ट्रांसफ़र करोगे कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, ध्यान से देखो, डेबिट साइड में, दो साइड होते हैं क्रेडिट डेबिट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आप ट्रांसफ़र करोगे। लेकिन ये डेबिट साइड लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसा कि देख सकते हो डेबिट साइड में ट्रांसफ़र हो रहा है, इसीलिए देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड आया और डेप्रिसिएशन नीचे आया। क्लियर है। अब मैंने बोला कि डेबिट साइड करोगे, उसका भी रीज़न होता है लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, है ना। तो चलो एक काम करते हैं, रीज़न बता देते हैं कि डेबिट साइड क्यों होगा। ये हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है ना, ऐसा कुछ होता है, यहाँ पे अमाउंट आता है, ये एक पर्टिकुलर, फिर ये अमाउंट, फिर ऐसा कुछ इसी टाइप का रहता है। ये इस साइड को हम बोलते हैं डेबिट, इस साइड को बोलते हैं क्रेडिट। यहाँ पे होता है पर्टिकुलर, जगह नहीं है इसलिए पी लिख दिया हूँ, यहाँ आता है अमाउंट, यहाँ पर्टिकुलर, यहाँ अमाउंट। यहाँ पे वो सारी चीज़ें आएंगी जो आपने कमाई है। ठीक है, आपके ऐसी चीज़ें जिसके कारण आपके पास पैसे आए हैं वो सारी चीज़ें इधर आएंगी। ऐसी सारी चीज़ें जो आपके लिए एक्सपेंस या लॉस हो, मतलब एक तरह से जिसके कारण आपके पैसे गए हों, वो इधर आएगी। तो डेप्रिसिएशन एक तरह का आपका एक्सपेंस या लॉस टाइप का ही तो है ना, इस कारण से वो इधर आएगा। हमारे लिए कोई प्रॉफिट तो है नहीं, ना प्रॉफिट है ना इनकम है। प्रॉफिट या इनकम होता तो इधर आता, लेकिन हमारे लिए डेप्रिसिएशन जो है वो एक तरह से एक्सपेंस या लॉस है, इसलिए वो इधर पे आएगा। क्लियर है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में क्यों ट्रांसफ़र हुआ डेप्रिसिएशन, वो भी समझ में।
दूसरी चीज़, अगर मैं तुमको ऐसा दे दूं, ये पर्टिकुलर, ये अमाउंट, ये पर्टिकुलर, ये अमाउंट, ये अगर मैं आपको दे दूं, है ना, और उसमें मैं बता दूं चलो ये डेप्रिसिएशन मैंने डेबिट साइड में किया, अब केवल आप इसको देख के, जो मैं अब लिखा हूँ, केवल आप इसको देख के, ये जो बॉक्स है इसको देख के आप जनरल एंट्री पास कर सकते हो? नहीं। अगर आपको जनरल, ठीक है, अगर आपको जनरल का चैप्टर अच्छे से नहीं आता, जनरल एंट्री नहीं आती, ठीक है, उसके बाद आपका लेजर, ये दो चैप्टर आपके बैकबोन है अकाउंट्स के, अगर ये दोनों नहीं आते, जिसको इन चीज़ों में डाउट आ रहा होगा कि ऐसा कैसे हो रहा है, इसका मतलब आप सीधे से समझ जाओ, अगर इन चीज़ों में डाउट आ रहा है इसका मतलब आप समझ जाओ कि आपका ना ही लेजर सही है, ना ही आपकी जनरल एंट्री सही है। तो उसकी चिंता मत करना कि कोई भी आपको बताएगा डेप्रिसिएशन चैप्टर तो वो इतना ही बताएगा, क्लियर है? कोई भी इसको जनरल एंट्री या लेजर में आपको नहीं लेके जाएगा, क्योंकि वो पुराने टॉपिक है। तो मेरे से किसी एक ने डिमांड की थी, इसीलिए मैं इसको बना रहा हूँ, नहीं तो मैं तो एकदम लाइन से ही चलता, पहले रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, फिर जनरल, फिर लेजर, ये चैप्टर हो जाएगा, उसके बाद हम वापस से रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन जाएंगे डिटेल में, ठीक है? तो हमको पढ़ना है डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन एसेट, ये मैंने उसकी एंट्रीज बता दी, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आप कंटिन्यूअस धीरे धीरे देखते जाओगे तो आपको ऐसा नहीं है कि बिल्कुल समझ नहीं आएगा, पूरा समझ में आएगा, हर क्वेश्चंस भी ऑलमोस्ट आपके सारे क्वेश्चन भी बन जाएंगे, लेकिन आपको ये अंदर पेशेंस होना चाहिए, ठीक है? तो ये डेप्रिसिएशन की फर्स्ट क्लास थी, बेसिक बेसिक थी। नेक्स्ट क्लास में हम टाइप्स देखेंगे, कौन कौन से अलग अलग टाइप के होते हैं, मतलब कि 2 मेथड होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो भी देखेंगे। फिर उसमें एक होता है हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड, एक होता है हमारा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, इस इन दोनों को भी देखेंगे। आज इतना ही करते हैं।